आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमने पिछले लेक्चर पे, पहले लेक्चर पे ये जाना कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कितने मॉड्यूल पे हम पढ़ने वाले हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ चर्चा करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई एक डायग्राम बनाया मैंने और आपसे कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा ये घर है। क्या है? घर है। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी आती है। ठीक है, घर है या फिर मकान है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप क्या कहेंगे? ये एक हाउस है या फिर होम है। क्लियर है? मतलब मेरे बताने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं कहूँगा घर है, इंग्लिश आती है तो हाउस है, और किसी लैंग्वेज में शायद हम इसको कुछ और कहते होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूं तो आपको हिंदी आती है तो आप समझ जाएंगे घर है, अंग्रेजी आती है आप समझ जाएंगे हाउस है। कोई और लैंग्वेज आती है तो हमें घर या हाउस से पता नहीं चलेगा। जापानीज में मान लो इसे हम कुछ और कहते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? ये जो डायग्राम है, ये जो सिंबल है, ये जो ड्राइंग है, ये आपके शब्दों को, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देगी, सामने वाले तक पहुंचा देगी। मतलब साफ है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी है या समझानी है और मुझे हिंदी आती है या अंग्रेजी आती है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी हिंदी या अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हम बात करें तो ये इंजीनियर्स की, क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स या ड्राइंग कौन बनाएगा? इंजीनियर ही बनाता है। ठीक है, चाहे वो मकान की ड्राइंग हो, उसके लिए आप बेस तैयार करते हैं, उसके लिए हो, या फिर किसी मशीन की ड्राइंग आपको बनानी हो। इवन एक स्क्रू भी अगर कोई कंपनी निर्माण करती है तो वो स्क्रू का भी एक स्पेशल जो है आपका ड्राइंग होता है, उसके बाद डायमेंशंस होते हैं, देन जो है आप उस स्क्रू का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे ही घर के पहले भी सभी जानते हैं कि हम पहले ड्राइंग बनाते हैं, चाहे उसको पेपर में बनाए या माइंड पे बनाए, लेकिन बनाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से किसी भी मशीन का निर्माण करना है, उसके लिए भी पहले सारे उसके पुर्जों की सबसे पहले हम ड्राइंग का निर्माण करते हैं, उसके बाद में उसके पार्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इंजीनियर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब मैंने ड्राइंग बना दी, इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने का इंजीनियर होगा, उसे हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा आ रही हो, वो आपकी ड्राइंग को देख करके समझ जाएगा कि आपने क्या वहां पर बताने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। साथ ही साथ एक और चीज हो सकता है, बाकी सारे सब्जेक्ट अलग अलग देश में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टैंडर्ड पर पढ़े जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस आपको पूरी दुनिया में एक समान मिलने वाला है। मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट ही पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, बस भाषाओं का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं कि आपने जैसे नक्शा देखा होगा, भारत का मैप है या मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है, कहीं का भी कोई नक्शा है, तो वो नक्शा जो होता है आपका, वो क्या होता है? जैसे बहुत बड़ी दूरी की हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली से हम बात करते हैं भोपाल की। कहाँ की? भोपाल की। तो रास्ते कुछ ऐसे इधर उधर कहीं से भी आ रहे होंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इसकी टोटल दूरी अगर हमने मान लिया 800 किलोमीटर है और ये मुझे एक नक्शे पर दिखानी है, तो 800 किलोमीटर की सीट तो मैं नहीं ला सकता ना सर, मुझे छोटी सीट की जरूरत होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 800 किलोमीटर को हो सकता है हम 8 सेंटीमीटर मान लें या 8 mm मान लें। बड़ी सीट है तो 8 मीटर मान लें। इतनी बड़ी सीट का इस्तेमाल हालांकि हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मान के चले। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़ी डिस्टेंस को छोटा दिखा रहे हैं। जब हम यूनिट कन्वर्जन के बाद में स्केल बनाने पहुंचेंगे तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यही हमको काम करना है, एक बड़ी सी ड्राइंग को एक छोटे पेपर पर दिखाना है, या एक छोटी सी ड्राइंग को एक पेपर पर हमको प्रदर्शित करना है बड़े रूप में। ठीक है, वहां पहुंचेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट कन्वर्जन सभी को आना चाहिए,
और यूनिट अलग अलग टाइप की होती है। अब यहाँ पर स्केल की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो हम लेंथ की ही बात करेंगे। लेंथ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं मिलीमीटर की। तो 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर सबको पता है क्या होता है भैया? मिलीमीटर मतलब सबसे छोटी इकाई, स्केल की सबसे छोटी इकाई। अगर आपका ऐसा स्केल है तो आपने देखा होगा यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, 1 और 2 है, तो इसके बीच में 10 कॉलम बने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कॉलम है ये कहलाते हैं आपके मिलीमीटर। तो 10 मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही आपके काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखें 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है सर? 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। क्या होता है? 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? मैं डायरेक्ट डीएम लिख दे रहा हूं। 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है सर, 10 मीटर बराबर क्या होता है? 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। डेकामीटर। सर 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है? 10 डेकामीटर जो होगा वो होगा 1 हेक्टामीटर के बराबर। और 1 हेक्टामीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी यूनिट्स का आपको मैक्सिमम इस्तेमाल होगा पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। जब हम ड्राइंग बनाने चलेंगे, स्केल हम बनाएंगे, तो यही यूनिट्स आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये चीज़ आप याद रखें और इसको आप अपनी नोटबुक में लिख करके लिख लें और इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि स्केल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। चलिए, तो हम सबसे पहले प्लेन स्केल की तैयारी शुरू करेंगे, प्लेन स्केल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं, प्लेन स्केल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्केल सर प्लेन हो, डायगोनल हो, या फिर आपका स्केल ऑफ कॉर्ड हो, वर्नियर स्केल हो, जो भी हो। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बहुत बड़ी दूरी है, कहां से? दिल्ली से भोपाल की। कितनी? मान लीजिए 800 किलोमीटर है। तो सर 800 किलोमीटर का पेपर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? इसको 8 सेंटीमीटर के बराबर मान लूंगा, या इसको कुल मिला के मैं बात करूं तो छोटी करने वाला हूं। इस डिस्टेंस को मैं क्या करने वाला हूं? छोटी करने वाला हूं। एक बड़ा सा मकान का मुझे प्लान करना है, उसकी ड्राइंग बनाना है, तो इतना बड़ा पेपर तो मैं लाऊंगा नहीं, छोटे पेपर में दिखाऊंगा। मतलब मैंने क्या किया? बड़ी सी ड्राइंग को, या एक्चुअल में जो बड़ी ड्राइंग थी उसको क्या करूंगा? छोटी करूंगा। यहां अगर मैं बात करूं तो 800 किलोमीटर क्या है बच्चा? 800 किलोमीटर है आपका एक्चुअल डिस्टेंस। क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस है। कहां से? दिल्ली टू भोपाल। और 8 सेंटीमीटर से अगर मैंने इसको किसी पेपर पर रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारी ड्राइंग डिस्टेंस है, जो हमने ड्राइंग में दिखाया है वो वाली डिस्टेंस है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुआ? यहां पर देखिए, बड़ी डिस्टेंस को हमने क्या किया? छोटा किया। तो हम इसको कहते हैं रेड्यूसिंग स्केल। क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग स्केल। मतलब हम छोटा कर, रेड्यूस करना मतलब छोटा करना। तो जब बड़ी सी ड्राइंग को छोटे पेपर में दिखाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? रेड्यूसिंग स्केल। अगर मैं बात करूं एक सुई या कोई बहुत छोटी सी चीज जिसकी मुझे ड्राइंग दिखानी है, तो इस ड्राइंग को दिखाने के लिए मैं एक बड़े पेपर में अगर दिखाना चाहता हूं और बड़े तरीके से दिखाना चाहता हूं, तो कुछ इस तरीके से इसको मैंने बड़ा कर दिया यहां पर। ठीक है, तो जब इसको हम बड़ा करेंगे तो इस कंडीशन पे हमको कहेंगे, जब हम छोटी वस्तु को बड़ी करके या जूम करके दिखाते हैं उसको हम कहते हैं एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल। लार्ज करना मतलब कि बड़ा करना। तो बड़ा जब करेंगे, लार्ज मतलब बड़ा, लार्ज जब करेंगे तो क्या कह देंगे? छोटे को जब बड़े रूप में दिखाएंगे तो एनलार्जिंग स्केल। और थर्ड नंबर पे है, अगर मान लो
कोई भी एक टॉय है या कोई भी चीज़ है जिसको मुझे दिखाना है सीट पर, और यही एक्चुअल साइज को लेकर के मैं दिखाता हूँ, मतलब जितना है उतना ही बड़ा उसको दिखाता हूँ, तो मैं उसको कह देता हूँ एक्चुअल स्केल। एक्चुअल स्केल, एक्चुअल क्यों? क्योंकि ये जितना है उतना ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आपकी ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी। एनलार्जिंग में अगर हम बात करें, बड़ा कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है ये छोटी होगी, जबकि ड्राइंग डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी। और रेड्यूसिंग मतलब बड़े को छोटा करेंगे तो जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है वो बहुत काफी ज्यादा बड़ी होगी, और ड्राइंग डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? छोटी कर देंगे। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, दो वर्ड आए हैं, एक्चुअल डिस्टेंस और ड्राइंग डिस्टेंस, ठीक है। अब इनसे हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि स्केल में हमको कौन कौन से डेटा की जरूरत पड़ने वाली है और किस तरीके से उनको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। प्लेन स्केल की हम बात कर रहे हैं, प्लेन स्केल हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा क्या, ड्राइंग डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं ड्राइंग लेंथ। क्या कह देते हैं? ड्राइंग लेंथ। और दूसरी होती है आपके पास में एक्चुअल लेंथ। मतलब कोई भी ड्राइंग अगर मुझे बनानी है तो मेरे पास में ये दो चीजें होनी चाहिए, एक्चुअल लेंथ क्या है और ड्राइंग लेंथ हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, तो दोनों से निकल के आता है बच्चा RF नाम का एक शब्द, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसको हम RF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये होता है आपका ड्राइंग लेंथ के अपॉन में एक्चुअल लेंथ। मतलब ड्राइंग लेंथ कितनी है और एक्चुअल लेंथ कितनी है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर किसके बराबर होगा? ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, जो कि रेड्यूसिंग स्केल के लिए हमेशा RF जो होता है एक से छोटा होता है। कैसे? अभी हम जानेंगे आगे। और एनलार्ज स्केल में एक से बड़ा हो जाता है, जबकि एक्चुअल स्केल में दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है, एक के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमको जरूरत पड़ती लेंथ ऑफ स्केल की। लेंथ ऑफ स्केल मैंने इसको शॉर्ट पे लिख दिया, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? तो लेंथ ऑफ स्केल होता है RF, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर गुणित मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। ये वर्ड आता है, आप मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कहें इसको तो ज्यादा अच्छा होगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कह दें, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये वर्डिंग को तो हम बाद में समझते रहेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? सर हमने दो स्केल देखे, एक स्केल होता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा हमने देखा जो कितने का 30 सेंटीमीटर का होता था। मतलब इस अगर स्केल की मैं बात करूं तो ये अधिकतम कितनी दूरी को नाप सकता है? 15 सेंटीमीटर। मतलब इस स्केल के लिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से बड़े वाले स्केल के लिए क्या हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। सर एक बड़ा सा स्केल आपने देखा होगा, कपड़ों की शॉप में आप जाते हैं या फिर दर्जियों के पास होता है, जो होता है 1 मीटर का, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो गई? 1 मीटर, अर्थात कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चर्चा हो गई, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट कन्वर्जन को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 8 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बताएं कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, पुराने उस पे जाएं आप, तो देखेंगे कि 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। तो सर सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो बच्चा पिछली सीट को आप देखेंगे तो वहां पर आपने कुछ इस तरीके से 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर,
10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर आपने देखा था 1 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर बराबर आपने देखा था 1 किलोमीटर। क्लियर है? ये हमने देखा हुआ था। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं हम, ठीक है? तो सर यहां से चलते हैं, चलिए पूरा कंटिन्यू इसी के साथ में कर लेते हैं। 8 किलोमीटर, अगर इसको मैं जो सेंटीमीटर तक जाना है तो यहां से चलूंगा मैं, ठीक है? तो सर 1 किलोमीटर में कितने? 10 हेक्टोमीटर, मतलब इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं और यहाँ हेक्टोमीटर लिख दूं, तो सर किलोमीटर यहां से कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से अब हेक्टामीटर मेरे पास है, हेक्टामीटर को डेकामीटर में चेंज करते हैं तो 10 डेकामीटर होते हैं। 10 डेकामीटर, यहाँ डेकामीटर लिख दूंगा तो ये हेक्टामीटर कैंसिल। ठीक उसी तरह से 1 डेकामीटर में कितने? 10 मीटर होते हैं, तो सर 10 अगर मैं मीटर यहाँ कर दूं तो डेकामीटर कैंसिल। और 10 मीटर में सर मैंने देखा कि 10 डेसी, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, तो यहाँ 10 डेसीमीटर जब मैं लिखूंगा तो मीटर कैंसिल। ठीक उसी तरह से यहाँ आगे क्रॉस करेंगे, 1 डेसीमीटर में कितने? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का अगर मैंने यहाँ किया तो ये कैंसिल। अब कहाँ आ गए हम? सेंटीमीटर तक पहुंच गए। मतलब 8 गुणित 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, मतलब 8 लाख सेंटीमीटर होंगे कितने में? 8 किलोमीटर में। ठीक है, अब इतना ज्यादा नहीं लिखना है तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं? 8 किलोमीटर। सबको पता है सर 1 किलोमीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे? देख ले, 1 किलोमीटर से हम कहाँ गए? मीटर पे, तो 1 2 3 1000, 1 मीटर से सेंटीमीटर में 1 2 100। ठीक है, तो आप क्या करें? 8 किलोमीटर गुणित 1000 मीटर लिख दूंगा, किलोमीटर गायब। 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा तो मीटर गायब। 8 गुणित 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन क्यों बताया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधे हम पहुंचते हैं अब क्वेश्चन पर, किस तरीके से प्लेन स्केल का क्वेश्चन आता है और कैसे उसका हमको ग्राफिक्स बनाना है, ड्राइंग कैसे बनाना है।